तो चलिए स्टार्ट करते हैं SFG 2022 का टेस्ट नंबर 8, प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज नंबर 8। तो लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? इन कंटेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, which of the following were formerly constituted as union territories before becoming a state? मतलब यूनियन टेरिटरी से स्टेट कौन कौन से बने हैं वो पूछ रहा है। अगर आपको पूरा ये पता था, मतलब वो जब जब स्टेट बना था, जब जब उसका दर्जा दिया था, विथ रेस्पेक्ट टू द डेट्स पता था, तो हाँ कर सकते हैं। अगर वो पता नहीं था तो कैसे करना है? एक छोटा सा ट्रिक है, मतलब एक एक बार यूज भी होता है, एक एक बार यूज नहीं हो सकता है। अगर आप पहला ऑप्शन देखोगे ना, आसाम, यू सी आसाम इज एसोसिएटेड विद होम किंगडम, और बहुत सारे, मतलब उसका डिस्टिंक्ट कल्चर है और बहुत बड़ा एरिया है यार आसाम। अरुणाचल तो बाद में ऊपर आता है, लेकिन आसाम का एरिया बहुत बड़ा है एंड इट हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इवन फ्रीडम स्ट्रगल एंड सो मेनी अदर मूवमेंट्स। तो एंड मतलब और वो सेंट्रल इंडिया में दिख भी रहा था, तो उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना कोई खास मायने नहीं रखता। तो इस उस हिसाब से अगर हम बस आसाम को एलिमिनेट कर दें ना, तो 1 1 1 आंसर हमारा 2 3 4 आ जाएगा। राइट, तो वैसे कर सकते हैं। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो बस ये समझ, मतलब ये याद रखना कि त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, वैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये सब भी लाइक मतलब पहले यूनियन टेरिटरीज थे, बाद में स्टेटहुड पे आ गए। राइट, वो वगैरह 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में, स्टेट्स रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में उस हिसाब से होते हैं। लेकिन हाँ, एलिमिनेशन मेथड इस हिसाब से यूजुअली यूपीएससी भी पूछेगा ही इसी हिसाब से, मतलब एलिमिनेट करने के लिए। ज़्यादा वो सब याद रखना, उसके ऊपर देखना, वैसे क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं। तो चलो लेट्स गो टू सेकंड और सेकंड क्वेश्चन, फटाफट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ यूनियन टेरिटरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में इनडायरेक्टली पूछता होगा। ऑप्शंस देखते हैं। एन एडमिनिस्ट्रेटर, ऑलराइट, of a union territory enjoys the status of the head of the state like that of a governor। नहीं यार, गवर्नर ही डिफरेंट है। लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या उसको चीफ कमिश्नर भी बोलते हैं, लिख ही लेता हूँ, चीफ कमिश्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर या सिर्फ सिर्फ सिंपल एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब ना मतलब यूनियन टेरिटरी को गवर्न करने के लिए होते हैं, मतलब सेम नाम, नाम सेम ही है। और ये गवर्नर का जो है, ही इज लिटरली लाइक द हेड ऑफ द स्टेट। दीज बोथ आर नॉट सेम। ऑलराइट, तो पहला वाला गलत आ जाएगा उस हिसाब से। एंड लेट्स गो टू द सेकंड ऑप्शन, ओनली, ओनली, ऑलराइट। याद रखना, यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी एंड दिल्ली हैव बीन प्रोवाइडेड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये 2019 के पहले सही होता था, ये क्वेश्चन पूछे थे तो। अभी तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा ना यार, और इसको भी, इन दोनों को भूल सकते हैं क्या, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को? नहीं ना। तो वैसे तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर इज नेदर वन नॉट टू। ऑलराइट, तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट से चलते हैं, क्या पूछ रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू, ओके, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के ऊपर पूछ रहा है ये क्वेश्चन। ऑलराइट, SCAT was set up during the prime ministership of लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बहुत देर बाद सेटअप करते हैं, राजीव गांधी के टाइम पे। लेकिन हाँ, पहला तो ऐसे गलत है, एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे। द मेंबर्स ऑफ कैट, ऑलराइट, देयर आर टोटली 66 मेंबर्स, are drawn from both judicial and administrative streams. This is true. Central Administrative Tribunal 66 members होते हैं, उसमें 33 judicial members, 33 administrative members, and इसके चेयरमैन जो होते हैं, the chairman is either a sitting or a retired high court judge। सिटिंग और रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, चीफ जस्टिस वगैरह नहीं, सिर्फ हाई कोर्ट जज। तो सेकंड इज करेक्ट,
पहला वाला गलत है, क्योंकि कब आया था ये? बहादुर शास्त्री के टाइम पे नहीं, राजीव राजीव गांधी। क्यों आया था? जो भी डिस्प्यूट्स हो यूनियन गवर्नमेंट में, मतलब क्या बोलते हैं अब, लोकल यूनियन यूनियन गवर्नमेंट है, यहाँ पे गवर्नमेंट है, यहाँ पे बहुत बहुत स्टेट्स है, उसके अंदर फिर से छोटे छोटे मतलब यूनियन टेरिटरीज है, यहाँ पे पंचायत है, मतलब टायर सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम हो विथ रिस्पेक्ट टू दैट, उसके लिए आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए चले जाओ। उन दो एंटिटीज में कहाँ पे भी प्रॉब्लम हो गया तो एजुकेशन ऑफ दोस डिस्प्यूट्स इज टेकन अप बाय सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट। और वो कैट बहुत बार न्यूज़ में भी आता रहता है, तो पता चल ही जाएगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द रीजंस फॉर द क्रिएशन ऑफ अ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया? इसको मार्क करो नॉट, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो पहले हम ये देखते हैं कि क्रिएशन ऑफ अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए क्या क्या रीजंस होने चाहिए। स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ अ ट्राइबल पीपल, यस ऑफ कोर्स। एक्चुअली पहले पहले मतलब स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट और वो पार्ट सी, पार्ट डी, वो स्टेट्स में वगैरह, वहाँ एक एक यूनिट, मतलब वो जो स्टेट अभी अभी हमने पहले देखा था ना, कि डायरेक्टली स्टेट नहीं बने थे, पहले यूनियन टेरिटरीज बने थे, फिर से स्टेट बने थे। वो यूनियन टेरिटरीज एक एक बनने का रीजन भी स्पेशल, मतलब वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, वो भी वो भी एक ऑप्शन है। और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ द रेसिडेंट्स is not a reason. This is not a reason. And difficult terrain, this is a reason. कोई यूनियन टेरिटरीज को रिलेट कर लो, आंसर फटाफट आ जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेरर, एड्रेसिंग द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज ऑल्सो अ रीजन, ऑफ कोर्स। एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ, लो इकोनॉमिक ग्रोथ, अरे यार लो इकोनॉमिक ग्रोथ को हम, मतलब बिहार के लोगों को बुरा नहीं मानना है, लेकिन जो सोचो कि बिहार इस, मतलब उसका इकोनॉमिक ग्रोथ कंपैरेटिवली कम है। और यहाँ पे गोवा नहीं, यहाँ यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे गोवा है, लेकिन गोवा को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देकर बिहार को क्यों नहीं दिया है, वैसे भी पूछ सकते हैं ना। तो लो इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट अ क्राइटेरिया, तो आंसर सिर्फ 2 और 5 हो जाएगा। और वैसे यूनियन टेरिटरी का अगर क्राइटेरिया चाहिए ना, तो यही ये तीन है, मतलब स्पेशल, मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन होना चाहिए, डिफिकल्ट टेरेन होना चाहिए, लो सॉरी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जम्मू एंड कश्मीर का, और वैसे कल्चरल डिस्टिंक्शननेस पुडुचेरी, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। और ऐसे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस के टाइम पे दिल्ली और चंडीगढ़ भी आ जाता है। और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस वो भी इनडायरेक्टली यहीं पे आता है, लेकिन हाँ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के नाम पे हमारा लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार भी आ जाते हैं। ऑलराइट, तो एवरीथिंग इज डन। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछ रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The constitutional provisions for administration of union territories apply to the acquired territories. अब ये है यूनियन टेरिटरीज, यहाँ पे हम कुछ हमारा गवर्नमेंट का लागू चल रहा है। सोचो कि यहाँ पे मालदीव्स वाले में बहुत सारा समुंदर आ गया, और अभी उनको जाने के लिए कहीं जा नहीं सकते, चाइना के पास तो नहीं जाएंगे ना, पूछेंगे इंडिया के पास हमें आपके साथ इंटीग्रेट कर लो, तो हम उनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा ही दे देंगे ना, जैसे 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को सिक्किम में वैसे किए थे, इनडायरेक्टली वैसे ही, मतलब हम अगर हमने कोई स्टेट, मतलब कोई रीजन एक्वायर किया, तो ऑफ कोर्स हमारे लॉज उसमें पड़ेंगे, दिस इज ट्रू। तो लेट्स गो टू द सेकंड ऑप्शन। The nature of relationship between the central government and the union territories reflect the unitary character of the constitution. This is true, ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज में एक एक बार एक एक जगह इलेक्शन होते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हो, पुडुचेरी हो, दिल्ली हो, लेकिन दूसरे यहाँ पे लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, वहाँ पे इलेक्शंस मतलब उस रीजन के लिए नहीं होते। हाँ, चाहे एमपी के लिए वगैरह हो सकते हैं, लेकिन एमएलए के लिए नहीं होते।
एमएलए चाहिए, एमएलए मतलब स्टेट सेकंड टायर आ जाएगा ना, तो एमएलए इज नॉट देयर एंड हेंस इट इज अ यूनिटरी। ज़्यादा सिंपल इसको एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपसे। ऑलराइट, तो लेट्स गो टू सिक्स्थ क्वेश्चन। तो व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 6 से? आस्क which one of the following authorities makes recommendations to the governor of a state as to the principles for determining the taxes and duties which may be appropriated by the panchayats in the particular state? जैसे फाइनेंस कमीशन सेंटर के लिए और स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइनेंस कमीशन करता है, वैसे स्टेट उसके फंड्स और पंचायत के लिए कौन करता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन। सिंपल आंसर, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नर। ज्यादा ये सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर इज पी। तो लेट्स गो टू द सेवेंथ क्वेश्चन। With reference to the provisions for the administration of Delhi, consider the following. दिल्ली बहुत सुर्खियों में है, कंटेम्पररी अफेयर्स में भी पूछ सकते हैं। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ऑप्शन, Delhi is to be administered by the Lieutenant Governor is true. Yes, it is true. और द टर्म दिल्ली गवर्नमेंट, हाँ सीएम है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पे ही होता है, जैसे। ऑलराइट, second option, the term Delhi government in any law made by the Delhi Legislative Assembly implies the Lieutenant Governor. Of course, ये भी सही है। ये एक्चुअली अभी बताता हूँ। एक्चुअली जब भी लॉ पास होता है तो पहले वो बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद ही पास्ड बोल के माना जाएगा ना, तो ऑफ कोर्स ही हैज़ अ वेरी क्रूशियल रोल। तो ऑफ कोर्स अगर दिल्ली गवर्नमेंट बोल के बोले तो एनी लॉ दिल्ली गवर्नमेंट बोला है तो वो इसके हिसाब से ही, जैसे अभी हमारा कोई लॉ पास हो गया लोकसभा राज्यसभा या राज्यसभा लोकसभा, तो बाद में प्रेसिडेंट ही पास करेंगे ना, तो सिंपल एज दैट। एक्चुअली ये न्यूज़ में क्यों है, मतलब आंसर इसका तो सी हो जाएगा। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि मार्च में ना ये जो 1991 में पहले था ना कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, इसको अमेंड करके गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 कर दिया था। और इसमें बोला था कि कोई भी, मतलब ये स्टेटमेंट बोला था, कोई भी लॉ पास हो जाए वो लॉ दिल्ली, मतलब वो लॉ लेफ्टिनेंट गवर्नर से पास होगा बोल के बोलने के लिए बोला था। राइट, तो चलो लेट्स गो टू द एथ क्वेश्चन। द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स with the administration of scheduled areas in any state except, ये ना इनडायरेक्टली फिफ्थ शेड्यूल सिक्स्थ शेड्यूल को रिलेट करके बता रहा है। सिक्स्थ शेड्यूल क्या बोलता है? AMMT, आसाम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा, AMMT। राइट, तो ये आसाम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के स्टेट्स को छोड़ के बाकी स्टेट्स में फिफ्थ शेड्यूल लागू हो सकता है, क्योंकि इन स्टेट्स में सिक्स्थ शेड्यूल लागू होगा। ऑलराइट, तो ये दो फर्स्ट ऑप्शन उसको मैच होता है। बस स्ट्रेट से नहीं, ऐसे जाके ऐसे डेस्टिनेशन पूछ रहा है। चलो लेट्स गो टू द नाइन्थ क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया which have jurisdiction over more than one state? UTs are not included. अगर यूटीज भी इंक्लूड होता था तो लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार सबका हिसाब लेना पड़ता, लेकिन अभी वो पूछ नहीं रहे हैं फिलहाल। तो क्या है? सिर्फ मोर देन वन स्टेट। सबसे पहले देखते हैं। ऑलराइट, बॉम्बे। आपने कहीं गोवा का हाई कोर्ट सुना है क्या? नहीं ना। बॉम्बे के अंदर ही गोवा का भी
मतलब गोवा का मतलब गोवा भी बॉम्बे हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ही आ जाता है। ऑलराइट, मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वैसे दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव वो भी यूनियन टेरिटरीज आते हैं, लेकिन पूछा तो फिलहाल यूनियन टेरिटरीज के बिना पूछा है, तो गोवा इज ऑल्सो इंक्लूडेड। और अभी अभी पहले देखा था ना, आसाम इज अ वेरी बिग स्टेट, तो आसाम का वैसे उस रीजन से फिर गुवाहाटी, गुवाहाटी हाई कोर्ट, इट कवर्स फुल ऑफ आसाम, पूरा नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सारे के सारे गुवाहाटी गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर आते हैं। मतलब गुवाहाटी हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन इन चारों स्टेटों में है। तो कितने हो गए? दो हो गए। दो ही है क्या? अरे, दिल्ली के बगल में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, भूल गए क्या? इन तीनों को मिला के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है, इसका जुरिस्डिक्शन ये तीनों के शहर, मतलब ये तीनों एरियाज में है। तो टू स्टेट्स पंजाब एंड हरियाणा दोनों को ले रहा है ना ये, तो टोटल इट बिकम्स थ्री। वी आर नॉट sorry, we are not considering any of the union territories as such। तो आंसर इसका तीन हो गया। लेट्स गो टू 10th क्वेश्चन। With reference to Tribes Advisory Council, Tribal TAC, consider the following statements. They can be established, all right, be established in all the states having scheduled areas. This is true. शेड्यूल्ड एरियाज में ही तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एडवाइस करेंगे ना, अभी कोई दूसरे एरिया में करेंगे क्या? तो that is true. Let's go to the second option. At most, two-thirds of the members of the council are to be representative of the scheduled tribes in the state legislative assembly. ये गलत है। ये टू थर्ड्स नहीं है। जब भी नंबर आता है थोड़ा रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए हमारे। ये जब भी टू थर्ड नहीं है, दिस इज एक्चुअली थ्री फोर्थ। क्या पूछ रहा है कि सोचो कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, इसके लिटरली थ्री फोर्थ ऑफ द मेंबर्स जो है ना, these these guys will be MLAs, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव उस स्टेट के एमएलए में होते हैं वो, थ्री फोर्थ ऑफ द पीपल ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। या वैसा वैसा भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, ऑलराइट, ये टू थर्ड गलत है। तो अगर हम दो को निकाल दिए ना, बचा सिर्फ एक। वैसे तीसरा और चौथा भी देख लेते हैं। द गवर्नर कैन डायरेक्ट द एस्टेब्लिशमेंट, ये एक्चुअली ना गलत है। दिस हैज टू बी प्रेसिडेंट। President will be the person who can direct the establishment for the council in any state having scheduled tribes। मतलब अभी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाना है कोई स्टेट में, तो अनुमति पहले प्रेसिडेंट की लेंगे। और चौथा ऑप्शन बता रहा है कि making rules regarding the number of members of the council and mode of their appointment। यार प्रेसिडेंट का बहुत काम होता है यार। प्रेसिडेंट इज नॉट द ऑप्शन, इट इज एक्चुअली गवर्नर। तो एक सोचो कि एक स्टेट है और उस स्टेट, मतलब ये कंट्री है, एक कंट्री में एक शेड्यूल्ड एरिया है और शेड्यूल्ड एरिया में गवर्नर है। तो अभी यहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करना है बोले तो प्रेसिडेंट का चाहिए, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल, ये वो जो जो इंटरनल मैटर्स है, सब गवर्नर संभाल लेंगे। यार सारा का सारा अगर प्रेसिडेंट संभालेंगे तो he also has just 24 hours यार। ये मिलिट्री देखना है और क्या है, इंटरनेशनल अफेयर्स देखना है, बहुत कुछ दूसरा, बहुत सब कुछ देखना रहता है। ये सब इसलिए गवर्नर को दे देते हैं। तो चलो, लेट्स गो टू 11th क्वेश्चन। ये क्या पूछ रहा है? Consider the following statements with respect to administration of sixth schedule areas। sixth schedule areas माने AMMT, Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura।
अभी फिफ्थ शेड्यूल के ऊपर से ही आ रहे हैं। तो the tribal areas under sixth schedule fall outside the executive authority of the respective states। नहीं यार, ये एक्चुअली एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मतलब उनका ही दूसरा राज्य चलेगा बोल के बता रहा है ये, जो कि गलत है। वैसा नहीं होता है। अगर ये गलत हो गया तो ये और ये दोनों गलत हो जाएंगे। बचे टू और फोर और थ्री, टू और फोर और थ्री और फोर। तो फोर्थ ऑप्शन तो सही ही होगा। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। The district autonomic councils are empowered to lay specific taxes and collect land revenue from it। हाँ, उतना तो दे ही सकते हैं ना। तो yes, that is true। Uh, let's go let's go see the third option। The autonomous districts, it is mandatory to establish district councils with majority of elected members। अब elected members ही तो होंगे ना यार, मतलब autonomous districts में वहाँ पे नॉमिनेशन अगर ज़्यादा कर दिए तो ऑटोनॉमस बनाने का ज़रूरत ही क्या है। ये तो सिंपल है, इजी है। और लेट्स गो टू द सेकंड ऑप्शन। अरे यार, थ्री और फोर सही हो जाएगा। वैसे सेकंड ऑप्शन देखते हैं। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स अंडर सिक्स्थ शेड्यूल। अब अभी अभी पहले हमने क्या सोचा, तो दो तीन क्वेश्चन पहले देखे थे कि बड़ा जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाना है या नहीं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करना है या नहीं, ये सब वगैरह ऊपर से आता है। लेकिन उसके अंदर जो भी नंबर है, ये है इंटरनल अरेंजमेंट, वो सब कौन करता है? गवर्नर करता है। तो इट इज नॉट द प्रेसिडेंट, इट इज द गवर्नर हु हैज द पावर टू ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स अंडर द सिक्स्थ शेड्यूल। एंड ये तो गलत है ही है। तो हाँ, अ, वैसे ईच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होता है, मतलब दिस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स का इनका काउंसिल होता है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। दिस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज ऑफ अराउंड 30 मेंबर्स। 30 मेंबर्स होते हैं। उस 30 मेंबर्स में 26 आर इलेक्टेड, बाकी के चार नॉमिनेटेड। और ये नॉर्मल इलेक्टेड मतलब नॉर्मल आइडल फ्रेंचाइज से इलेक्टेड होते हुए रहते हैं, और ये 5 साल तक रहते हैं। ओके, एंड दीज आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इटसेल्फ। तो चलो, let's go to the 12th question। Consider the following statements. The Supreme Court of India tenders advice to the President of India on the matters of law or fact। अब एडवाइस के बारे में पूछ रहा है इनडायरेक्टली। वन आर्टिकल 143, हाँ, आर्टिकल 143 जो है वो बताता है कि प्रेसिडेंट कैन आस्क, मतलब प्रेसिडेंट कैन सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन टू मैटर्स। एक पब्लिक इम्पोर्टेंस का, और दूसरा कोई मतलब 1947 से पहले या 1950 से पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी हो या कॉवेनेंट हो, एंगेजमेंट हो, उसके हिसाब से प्रेसिडेंट कैन आस्क द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन। दो ये ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है, ऑल राइट, बट ही कैन आस्क। दिस इज व्हाट 143 सेज। So let's go see what the option 1 states about Supreme Court of India tendering the advice to the President of India on its own initiative on any matter of the larger public interest। इस एडवाइस टेंडरिंग में सू मोटो नहीं आता है। अगर सू मोटो आ गया तो यार एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर सेपरेट है ना। मतलब हाँ, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को थोड़ा ऐसे भी कर लो, लेकिन जुडिशियरी तो सेपरेट ही है ना। तो दिस विल डाइल्यूट, तो ये तो गलत है। एंड इफ ही सीक सच एडवाइस, अभी अभी तो हमने सोचा देखा ना, आर्टिकल 143, दैट इज व्हाट इट स्टेट्स। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। डायरेक्टली आंसर हमें एलिमिनेशन से ही मिल जाता है। वैसे तीसरा क्या बताता है कि ओनली इफ द मैटर्स आर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। ऐसे कैसे भाई? मतलब फंडामेंटल राइट्स नहीं, अभी से अब से बेसिक स्ट्रक्चर बढ़ा वहां पे, फंडामेंटल राइट नहीं। चलो चलते हैं 30 क्वेश्चन को, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सॉरी। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या बता रहा है?
The Constitution provides for the use of English for all the official purposes of Union for a period of 25 years from the commencement of the Constitution. बस ये एक वर्डिंग गलत है, बाकी सब सही है. दिस एक्चुअली हैज टू बी 15 years. 1950 में ना, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के बाद ना 15 इयर्स तक ये बोल दिए कि तब तो पहले तो ब्रिटिश आया था ना, इंग्लिश ब्रिटिश कुछ भी बोलो, वहां से इंग्लिश आता ही चला था. तो अभी डायरेक्टली हमारा हिंदुस्तानी हो, कर्नाटिक हो, एकदम से वो सब तो लागू नहीं कर पाएंगे, हिंदी हो नहीं कर पाएंगे. तो लेट अस, जैसे कि रिजर्वेशन भी 10 साल तक इंक्रीज करेंगे बोल रहे थे, वो हर 10 साल इंक्रीज करते गए, वैसे ही ये लैंग्वेज को भी 15 साल के लिए, मतलब 1965 तक इंक्रीज, मतलब 1965 तक सिर्फ पार्लियामेंट में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इंग्लिश ही यूज करेंगे बोल के बोलने लग गए. ऑलराइट. लेकिन 1965 में ना एक ये आता है, अमेंडमेंट आता है, मतलब 1965 में अमेंडमेंट, 1963 में ही आता है. 1965 के बाद वाला, 1965 तक का जो इंग्लिश यूज करना है उसको एक्सटेंड करने के लिए. ऑलराइट. पहले ये तो पहला तो गलत हो गया, 25 नहीं होना चाहिए, दिस इज 15, तो ये गलत है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. Or let's go to the second option. The Official Languages Act 1963, yes, this is what I was talking about, provided for the use of English indefinitely for all official purposes. This is true. Yes, this is what it states and this is what it is. वो क्या बोलते हैं कि 1950 टू 1965 तक ना सिर्फ इंग्लिश हुआ था, और फिर 1965 के बाद ना हम चाहे तो हिंदी यूज करो या कोई ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूज करो. ऑलराइट. लेकिन इंग्लिश का भी कंटिन्यूएशन जारी रखना चाहिए. ऑलराइट. और इस बार ना, जैसे कि ये रिजर्वेशन का हर 10 साल ऐसे नहीं है, ये 15 इयर्स तक था, और फिर अब वो 15 इयर्स से इंडेफिनेटली इंडेफिनेटली तक चलने लग गया. तो ऑलराइट. एक एक बार हम उसमें ये भी लिखा है कि चाहे तो हम हिंदी भी यूज कर सकते हैं, कोई क्या बोलते हैं, मेजर ट्रांजैक्शन बिजनेस, मतलब कंपलसरी है तो हम हिंदी भी यूज कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हिंदी ही यूज करना है तो यूज कर सकते हैं. चलो, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 14. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट. तो क्या पूछ रहा है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट. तो फर्स्ट ऑप्शन, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन only Hindi can be the official language for the communication between state and the union. अगर ये था तो कर्नाटक क्या करेगा, आंध्र प्रदेश क्या करेगा, कनाडा, तेलंगाना, नीचे यहाँ पे केरला आता है, मलयालम, मलयालम, तेलुगु, तमिलनाडु का, ये सब, महाराष्ट्र, मराठी, गुजराती, मतलब बस हिंदी को ही वजूद नहीं दे सकते, ओनली गलत है. तो पहला वाला तो गलत है. Let's go to the second option. The governor may direct the inclusion of any language in the official language of the state to protect its linguistic minorities. गवर्नर क्यों करेगा, गवर्नर नहीं, इट हैज टू बी द प्रेसिडेंट. तो दूसरा वाला भी गलत है. आंसर इज नेदर वन नॉट टू. और उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल 346 talks about the official languages between, or the communication between one state, or one state and another state. और ये चाहे तो इंग्लिश हो सकता है, चाहे हिंदी हो सकता है, चाहे इन स्टेट्स का खुद का, मतलब खुद का लैंग्वेज, चाहे तो ये भी हिंदी बोलते हैं, ये भी हिंदी बोलते हैं, हम हिंदी में बात करेंगे, दोनों के दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोल के हो सकता है. तो दैट्स व्हाट इट इज. और यूनियन से, मतलब अगर यूनियन गवर्नमेंट से अगर स्टेट को इंटरेक्शन करना है, ऑल राइट, दिस कैन ऑल्सो बी डन इन इंग्लिश. तो और ये जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन वगैरह जो रहता है, ये तो प्रेसिडेंट का ही है. ऑल राइट. तो चलो,
let's go to question number 15. In India, first option जाते हैं directly. In India, there is no law restricting the candidates from contesting in one Lok Sabha election from three constituencies. लॉ है भाई. आपने कहीं सुना है क्या कहीं रिसेंटली कि एक बंदा तीन तीन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्शन लड़ रहा है? मैक्सिमम आप देखते हो कि दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्शन लड़ते होंगे. मतलब एक में हार गए तो दूसरा एटलीस्ट बैकअप प्लान करना रहता है ना. हमारा भी अगर यूपीएससी में एक पहले बार दूसरी बार नहीं हो पाया तो बाद में हम पीसीएस में वगैरह देखने लगते हैं बैकअप प्लान के हिसाब से. कुछ वैसे ही समझ लो. और ये लॉ क्या, कौन सा लॉ है वो? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को अमेंड किए थे 1996 में. अमेंड करके 1996 में ये बोला गया कि आप दो से ज्यादा इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकते एट अ टाइम. ऑलराइट. और हर हर टाइम जब भी एक में जीत जाते हैं ना तो दूसरे को वाइपोल में डाल देते हैं, क्योंकि दोनों को हैंडल नहीं कर पाएंगे ना. काम बहुत रहता है यार, दोनों को हैंडल नहीं कर पाएंगे तो फिर बाद में ऑब्वियसली हारे जाएंगे अगले टाइम पे. तो इसलिए हाँ, पहला वाला गलत है. लेट्स गो टू द सेकंड ऑप्शन. In 1991 Lok Sabha elections, Sri Devi Lal contested from three Lok Sabha constituencies. This is actually true. फैक्चुअल है लेकिन ट्रू है. इसी के लिए तो ऐसे वैसे कांड करने लग गए ना, तो इसलिए 1996 में लॉ आया गया. आरपीए 1951 को रिपील कर दिए थे. तो लेट्स सी द थर्ड ऑप्शन. एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स, if a candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies, his or her party should bear the cost of by-elections to the constituencies vacated by him in event of his or her winning in all the constituencies. सरासर गलत है. अरे यार, दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जीत गए. ऑलराइट. क्या क्वेश्चन, क्या ऑप्शन क्या बोलता है? दो कॉन्स्टिट्यूशंस में भी जीत गए और एक कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ दिए और उस बाई इलेक्शन का पैसा ये कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब ये जो मेंबर है उसको खर्च करना पड़ेगा. गलत है. ये पूरा जो 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 फंड है ना इलेक्शन का, चाहे इलेक्शन का हो या बाई इलेक्शन का हो, दोनों के दोनों इलेक्शन फंड्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बियर करता है. ऑलराइट. एज लोकसभा के. तो चलो, थर्ड इज ऑल्सो गलत. तो हमारा बचा सिर्फ दो. So let's go to 16th question. Which of the following could be the possible benefits of recognition of any language as a classical language? तो पहले let's talk about classical languages. What classical language actually came into, मतलब concept emerged in 2004. There are actually totally 6 classical languages. They are Tamil, Kannada, Tamil, Sanskrit, Kannada, Odia, Kerala, मलयालम, तेलुगु. 6 है. ऑलराइट. अगर आपको याद नहीं हो रहा है ना तो 6 क्लासिकल मतलब क्लासिकल लैंग्वेज को याद हो नहीं पा रहा है तो आप बस KGF 2 है मूवी याद रखने के लिए. KGF 2 में किन किन भाषा में रिलीज हुआ है वो भाषा में वो भाषा को ऐड, वो 5 भाषा है. ऑलराइट. उसमें से हिंदी को निकालो, संस्कृत को ऐड करो और ओडिया इसको ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा क्लासिकल लैंग्वेजेस. कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत, ओडिया. सबसे पहले तमिल, वो चेरा चोड़ा पांड्या का याद है ना, तो वहां से स्टार्ट होता है. तो चलो, बेनिफिट्स पूछ रहे हैं. तो द सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन क्लासिकल लैंग्वेजेस इज सेटअप. ट्रू. द क्लासिकल लैंग्वेज गेट्स 2 मेजर अवार्ड्स फॉर scholars of eminence. This is also true. A professional chair for the classical languages can be set up. Can be generic statement पे आ जाएगा and by the UGC. This is also true. तो and fourth one, it is must for every state to introduce courses in classical languages. अरे यार must है. अब इन लोगों में सोचो कि महाराष्ट्र में उनको यार कन्नड़ा
मतलब क्यों पढ़ाएंगे? ध्यान मतलब वैसे सोच सकते हो ना, अगर ये मस्ट है तो ऐसे सोच लो। नहीं पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे? उनका तो ऑलरेडी बेलगम पे विवाद भी चल रहा है, महाराष्ट्र और कर्नाटका का। वैसे तो हाँ चलो, तो फोर्थ वाला गलत है। और अगर हम ऐसे ही देखते गए और ये ही निकल गया होता तो ऑब्वियसली हमें आंसर डायरेक्टली 1 2 3 बोल के पहले ही मिल जाता था। ये तीनों की सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 17 with reference to constitutional provisions for the promotion of Hindi. All right, constitutional provisions for the promotion of Hindi. Which of the following statements is or are correct? अब जब ये हिंदी हिंदी कॉन्स्टिट्यूशनल में आता है ना, तो आर्टिकल 351 याद कर लेना। 351, ऑल राइट। ये बोलता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट हिंदी एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल फॉर कंपोजिट कल्चर। ऑल राइट, तो चलो पहले देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज टू डेवलप अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। अभी अभी हमने डिस्कस किया, ट्रू। Second option, Union government must ensure enrichment of Hindi language by assimilating style and expressions used in Hindustani languages of India. This is also true. हाँ, it is also provided that it should not interfere in any other language. मतलब अभी हिंदी हिंदी को सब तरफ स्प्रेड करना है, लेकिन सोचो कि हिंदी को स्प्रेड कर रहे हैं और यहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं, यहाँ पे नीचे तमिलनाडु, सॉरी नॉट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं। तो इनके लैंग्वेज में, मतलब इनके जो स्पीकिंग लैंग्वेज में इनको हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए तेलुगु से, दोनों को मिक्स करना है। ऑलराइट, तो आंसर इज बोथ। लेट्स गो टू 18th क्वेश्चन। the when an annual union budget is not passed by the Lok Sabha, गिर जाएगा यार। हाँ, द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेसिग्नेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यूनियन बजट मतलब अगर मनी बिल पास नहीं हो पाया तो इट डायरेक्टली अमाउंट्स दैट नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है उनका लोकसभा में, तो रेसिग्नेशन मिल जाएगा फटाफट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 19. With reference to minorities in India, consider the following statements. 1, 2, 3. Okay, let's go from 3. All the members of National Commission for Minorities must be from minority community only. This is true. Might be weird, but it is true. Alright, it is actually true. National Commission for Minorities Act 1992 में ये बोलते, मतलब ये यहाँ पे बोले हैं कि सभी मेंबर्स जो है वो माइनॉरिटी से ही होना चाहिए, और इसका एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, और 5 मेंबर्स होते हैं। ऑलराइट, और ये चेयरमैन और ये 5 मेंबर्स विल बी फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी इटसेल्फ। अभी सोचो कि मुस्लिम्स अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो मुस्लिम्स के लिए उनका मेंबर मुस्लिम ही होगा, हिंदू जो मेजॉरिटी में होगा उनका नहीं होगा। हालांकि अभी ये भी डिबेट चल रहा है कि हिंदू मतलब बहुत सारे स्टेट्स में हिंदू भी माइनॉरिटी में है लेकिन उनको वो दर्जा नहीं दिया है, तो इट इज स्टिल इन डिस्कशन। लेट्स वी नीड टू टेक दैट आल्सो। ऑलराइट, तो लेट्स सी the second option. The Constitution of India gives protection to the linguistic minorities by providing them the right to secure their language. That is also true. Article 29, Article 30 क्या बोलता है? वही तो बोलता है। And let's see what question number, what uh, option 1 says. The Constitution defines minorities. नहीं यार, कॉन्स्टिट्यूशन ना माइनॉरिटीज के बारे में बताता है, लेकिन डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं है। Definition of minorities is not there. It is left to the interpretation of the Supreme Court, High Court भी या कोर्ट, नॉर्मल ऐसे वैसे समझ लो। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। It is not defined. हाँ, and coming on with respect to second option, 29, Article 29 and Article 30 talks about minorities in its plural form, alright, मतलब एक पूरे कम्युनिटी को, and Article 350A and 350B they talk in singular, मतलब any section having a
ये स्क्रिप्ट है या कोई कल्चर है, उनका स्पेसिफिक स्क्रिप्ट या कल्चर है, उनके लिए 350 350 वी। तो पहला वाला गलत हो गया ना, पहला वाला गलत हो गया, तो ऑप्शन 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 20। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्रेसिडेंट कैन specify any caste as scheduled caste after consulting with the governor of the state concerned. Of course यार, president के बारे में बात हो रहा है, he can do that. And the parliament of India by law can, फिर से can exclude any caste from the list of scheduled caste। अगर शेड्यूल्ड कास्ट इम्प्रूवमेंट हो गया और वो सब के सब डेवलप्ड हो गए, डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं कर रहे हैं, तो यार ऑब्वियसली ही कैन रिमूव दैट। ऐसे कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जन्म जन्मांतर भी वो वहीं पे शेड्यूल्ड कास्ट का ही दर्जा दिया जाए। तो बोथ आर ट्रू। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 21। A deadlock between Lok Sabha and Rajya Sabha calls for a joint sitting, yes, of the parliament during the passage of ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। मनी बिल में तो राज्यसभा का पावर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में मतलब रिजिडिटी का फैक्टर रहता है। सिंपल। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 22। विथ रेफरेंस टू PVTGs in India, consider the following statements. One of the criteria for identification of PVTG is low level of literacy, which is actually true. And development of particularly vulnerable tribal group scheme is being implemented in all states for the development of PVTGs in India. It's not all states. It's 18 states and some union territories, but it's not all states. तो पहला वाला सेकंड गलत हो जाएगा, आंसर इसका सिर्फ एक हो जाएगा। एंड सम अदर थिंग विथ रिस्पेक्ट टू PVTGs इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आता है, और ये जो स्कीम बता रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ही करता है, एंड इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ओके। एंड ये जो टोटल नंबर ऑफ PVTGs आर 75 इन इंडिया, स्प्रेड अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो इसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं, देयर आर सर्टेन वेरियस क्राइटेरिया, मतलब criteria to see whether it is a PVTG, particularly vulnerable tribal group के दर्जे में आता है क्या नहीं। कौन से क्राइटेरिया है? पहला, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, ऑलराइट, एंड देन दूसरा, प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत ही उनका टेक्नोलॉजी बहुत कम है इवन एग्रीकल्चरल में भी। और फिर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन मतलब डिक्लाइनिंग हो स्टैग्नेंट हो दोनों चलेगा। और फिर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ऑब्वियसली अगर ये तीनों है तो ऑब्वियसली वो गरीबी होंगे, वो कहीं पे वो कहाँ पे अमीर हो पाएंगे यार अगर ये तीनों नहीं है तो हाँ, दैट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट। तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 23। विद रेफरेंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A cooperative society is a voluntary association of persons. True। अगर जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन या स्टेटमेंट्स आ जाता है ना, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अमूल के साथ जोड़ लो और फटाफट उसके हिसाब से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चले जाओ। अब पहला वाला तो सही है, ऑल राइट। और सेकंड, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट ड्रिवन बाय इकोनॉमिक इंटरेस्ट। यार अमूल दूध के लिए तो बना था, मतलब दूध को बढ़ाने के लिए, क्यों बढ़ाने के लिए? पैसे बढ़ाने के लिए ना, तो ये गलत हो जाएगा ना। इट कैन बी यूज फॉर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो। तो ये सही है, ये गलत है। वन सही है, दो गलत है, दो गलत है, दो गलत है, वन सही है। थर्ड फोर्थ ऑप्शन भी सही है उसके हिसाब से। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है? टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एटलीस्ट 10 persons आर रिक्वायर्ड, एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू। एंड थर्ड ऑप्शन के ऊपर पूरा निर्भर होता है। लेट्स सी व्हाट द थर्ड ऑप्शन सेज। तो cooperatives in all states in India are solely formed under the Cooperative Societies Act 1922। solely, ये जो solely है ना, ये निकाल दो, क्योंकि solely मतलब उसी के ऊपर होता है। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 है, ये इट इज स्टिल इन फोर्स, बट इट इज नॉट सोनली, इट इज मतलब
दूसरे दूसरे स्टेट गवर्नमेंट अपने खुद के लॉज के बनाते हैं और उस स्टेट गवर्नमेंट के लॉज पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज चल सकते हैं। ऑलराइट, तो सोली गलत है। तो बचा हमारा 1 और 4, ऑप्शन बी। और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ चाहिए, मतलब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो यही यही था। और दूसरा ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्टेट सब्जेक्ट में आते हैं। ऑलराइट, लेकिन लेकिन अगर दो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है एक एक स्टेट में, ऑलराइट, तो मल्टी कोऑपरेटिव मतलब इस टाइम, इस जब इन दोनों के लिंक में जब बात आती है तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट विल इंटरवीन, तब सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन आ जाता है। और अगर जैसे सिर्फ स्टेट में ही एक कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रहा है, दूसरे स्टेट के साथ संबंध नहीं है उसका, तो उसका हकदार सिर्फ स्टेट होता है, मतलब वो स्टेट उसके ऊपर लेजिस्लेशन बना सकता है। ऑलराइट, तो चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट डज इट से? Right to a city is an agreed human right, and UN Habitat monitors the commitments made by each country in this regard. Generic statement है, सही भी है। Right to city again gives every occupant of the city the right to reclaim public spaces and public participation in the city. This is also true. अरे यार, मतलब अगर सिंपल सा है, जेनरिक है, गार्डन वगैरह पब्लिक स्पेस है, यूज नहीं कर सकते क्या? ऑफ कोर्स यूज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, right to city means the state cannot deny any public service or facility to the unauthorized colonies in the city. थोड़ा एक्सट्रीम नहीं लग रहा है? मतलब अभी एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी है एक सिटी में, और उस कॉलोनी को पूरा का पूरा मतलब स्टेट रिफ्यूज करना ही नहीं चाहिए, उसका जो भी ये है देना ही पड़ेगा बोल के बता रहा है ये। एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, इसको निकाल दो। अगर हमको इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है, पढ़ के ही बता सकते हैं कि आंसर 1 और 2 होगा बोल के। लेकिन इफ़ यू एक्चुअली गो इन टू इट, देर इज़ एक्चुअली राइट टू सिटी जो है ना, दिस इज़ न्यू अर्बन एजेंडा एट हैबिटेट 3 इन यूएन हैबिटेट पार्टनर्स विद नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट्स। और ये एस डी जी 11 में भी आता है, तो हाँ उस हिसाब से ये भी है। लेकिन जेनेरिक टर्म में हमको आंसर पता भी चल। चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 25। फिर से पूछ रहा है विथ रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पूछ रहा है। There is no provision for reservation of seats for the scheduled caste and scheduled tribes on the board for any cooperative society. Any cooperative society? अगर ऐसा हो गया तो डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा ना। मतलब आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज को टाइमलाइन के हिसाब से देखते जाओगे ना। हाँ, चाहे तो डिस्क्रिमिनेशन कम होते गया है, लेकिन इस यहाँ 1947 में वगैरह डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था। तो ऑब्वियसली उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर SC ST को दर्जा ना दिया जाए तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में डिस्क्रिमिनेशन आने आने लग जाएगा ही। तो इट इज़ एक्चुअली ये गलत है, बिकॉज आर्टिकल आर्टिकल 243 ZJ, this actually says that legislature may provide one seat, one SC seat or one ST seat for reservation. All right, and the second option क्या पूछता है? The conduct of elections to cooperative societies vests with the respective state election commission. यार इलेक्शन कमीशन को पंचायत संभालना है, वही बहुत बड़ा काम होते रहता है। अब सारे एक एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर 10 मेंबर मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे और उनका इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन देखेगा क्या? वही यार सवाल है, गलत है। एक्चुअली ये लेकिन आर्टिकल 243 फिर से ZK उसका नेक्स्ट ये बताता है स्टेट लेजिस्लेचर को कि
इलेक्शन मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का इलेक्शंस वगैरह प्रिपरेशन ऑफ रूल्स कैसे करना है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर को, इट्स नॉट द स्टेट इलेक्शन कमीशन, इट इज द स्टेट लेजिस्लेचर को थोड़ा कंट्रोल और रेगुलेटिंग पावर देता है। राइट, तो दोनों के दोनों गलत है, ऑप्शन इज डी। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 26। At present, cooperative societies come under the residuary powers of the Parliament of India। गलत है, अभी अभी तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ना कि इट कम्स अंडर स्टेट सब्जेक्ट, नॉट अंडर द रेसिडुअरी सब्जेक्ट, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। एंड सेकंड, ओनली द पार्लियामेंट कैन मेक प्रोविजंस रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी गलत हो जाएगा। ओनली आ गया यार, स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट खुद लॉ नहीं बना सकता क्या? In normal circumstances, it is the state legislature, exclusive power state legislature का ही है। लेकिन जब मल्टी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज रहता है, मतलब एक स्टेट जो यहाँ पे सोचो महाराष्ट्र है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ओके, तो इन दोनों में कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलके एक बड़ा सा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो यहाँ पे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में यूनियन गवर्नमेंट और एके पार्लियामेंट कैन इंटरवीन। अगर अभी भी अगर पहले तो डिस्कस किया था, फिर से डिस्कस करके टाइम वेस्ट क्यों करें, पता चल गया ना, दोनों के दो गलत है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट डज इट से? एट द नेशनल लेवल, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the scheduled tribes (ST) tribal affairs and other traditional forest dwellers recognition of Forest Act 2006? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स। तो चलो, मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, it also deals with the forest and livelihood objectives at the national level. So, let's go to question number 28. Which of the following groups of languages are included under the 8th schedule of the Constitution? 8th schedule of the Constitution. तो अगर ऐसे देखा जाए ना, English is not recognized as the Constitution. All right, English is not recognized as the 8th schedule of the Constitution. एंड देन राजस्थानी लैंग्वेज भी, चाहे तो ये सरप्राइजिंग होगा हम सब के लिए, लेकिन टिल नाउ इवन राजस्थानी लैंग्वेज हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राजस्थानी, यहाँ पे राजस्थानी चला गया, फिर से राजस्थानी चला गया, फिर से इंग्लिश चला गया, बचा नेपाली, मतलब बचा ऑप्शन डी, नेपाली, मैताली, संस्कृत एंड पंजाबी। Total there are 22 languages. All right, total there are 22 scheduled languages. पहले 14 थे, वो 14 को निकाल के 22 बन गए। तो बोडो मतलब वो जो 40 मतलब आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, संताली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सब कुछ है। उर्दू भी है, याद रखियो। मतलब जो जो कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप के होते हैं ना, वो पूछ लेता है यूपीएससी। तो हाँ, चलो, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 29। ये तो हम सबको बाहर करना है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। All proceedings in all the high courts shall be in English language. All proceedings in all high courts shall be in English language, which is actually true. यार नॉर्मल मूवीज देख लो, पता चल जाएगा। मूवीज में वगैरह डिक्री मतलब प्रोसीडिंग्स जो भी है ये वगैरह, वो सब इंग्लिश में ही चलता है ना। मतलब डिक्री आ रहा है, जजमेंट पास कर रहा है, इंग्लिश में पास करते हैं ना कि आपको उम्र सजा हो जाएगी, ऐसे वैसे हिंदी में वगैरह पास नहीं करते हैं ना। तो हाँ, और सेकंड ऑप्शन देखते हैं। अ गवर्नर with the previous consent of the president can authorize the use of Hindi in the proceedings of the High Court of a state. हाँ, ये भी सही है। ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इंग्लिश है, और चाहे तो गवर्नर हिंदी का यूज कर सकता है, मतलब कर सकते हैं, लेकिन उनका जो
ऑर्डर वगैरह डिक्री पास होता है ना कि अभी प्रोसीडिंग्स मतलब जो फाइल्स वगैरह है वो सब हिंदी में हो सकता है, लेकिन जब कानून के हाथ में से निकलेगा ना, मतलब जज जज डिक्री देगा, मतलब फाइनल वर्डिक्ट देगा या डिक्री देगा, दैट विल बी इन इंग्लिश. You cannot change that. All right. So this is true. This is true. Both are true, and that is then additional information. So let's go to question number 30. Following state, consider the following statements with respect to Bharat Ratna and Padma awards. तो भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स के बारे में पूछ रहा है. Which of the following are not correct? This is very important. Which of them are not correct? सबसे पहले देखते हैं. भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. गलत, जरा सर गलत. दे आर नॉट टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18 क्लॉज 1. They will not be used as prefix or suffix with their name in any manner. All right. हाँ, चाहे तो वो मिलिट्री और एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को लगा सकते हैं, लेकिन दीज कैन नॉट बी सेड कि सो क्लोज सो एक्स वाई जेड भारत रत्न आ रहे हैं. ऐसे नहीं, ऐसे कहाँ से सुने रहते हो या कहीं सुनते हो क्या? ऐसे नहीं ना, तो सिंपल है. मार्क गलत कर दो. सेकंड ऑप्शन देखते हैं. पद्मा अवार्ड्स व्हिच वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954. यस, were suspended only once. गलत है. These were actually suspended twice. One in 1977 and again in 1992. इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद एक बार फिर से सस्पेंड किए थे पद्मा अवार्ड को. तो 1997 में एक बार, 1992 में एक बार. तो दिस इज ऑल्सो गलत. The number of Bharat Ratna award is restricted to a maximum of 5 in a particular year. ये भी गलत है. एक्चुअली तीन से ज्यादा भारत रत्न एक साल में नहीं दे सकते. तो एक्चुअली तीनों के तीनों गलत है. पूछ रहा है नॉट करेक्ट. तीनों के तीनों है ए बी सी, सब के सब. और अगर चाहे तो मतलब यानी थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन है. तो पद्म विभूषण जो है वो एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए आता है. पद्म भूषण जो है वो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर. और पद्मश्री डिस्टिंग्विश्ड सर्विस. और इतना ही नहीं, भारत रत्न कैन बी अवार्डेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 पीपल. और वैसे ही पद्मा अवार्ड अभी हमने देखा ना, पद्मा अवार्ड ये पद्मा अवार्ड्स ये मैक्सिमम 120 लोगों को, उससे ज्यादा नहीं. हाँ, इन 120 लोगों में से हम चाहे तो पोस्टमस जो कि गुजर गए हैं, पोस्टमस या एनआरआई, ओसीआई या फॉरेनर ओरिजिन के, इनको कंक्लूड नहीं करते. मतलब 120 पक्के सिटीजन्स हम लोगों को दे सकते हैं पद्मा अवार्ड्स. ये लोगों को एक्स्ट्रा भी मिल सकता है, मतलब 120 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा ये लोगों से आएगा. ऑलराइट. तो चलो, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 31. ऑलराइट. Consider the following statements with reference to NCST, National Commission for Scheduled Tribes. National Commission for Scheduled Tribe actually came in 2003 by 89th Constitutional Amendment Act 2003. पहले वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड, अरे यार ये कहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा है, एक सेकेंड होल्ड करना, आ जाता हूँ. ऑलराइट. NCST was established by 89 Constitutional Amendment Act 2003 is a correct statement. Okay, and one is correct. Coming on to the second option, one of the functions of NCST is to investigate and monitor all the matters relating to the constitutional safeguards of STs. उसी के लिए तो बनाया था. That is also true. Third option, the chairperson of NCST must be a retired Supreme Court judge. ये कहीं पे भी दिखाया नहीं है, नहीं बताया है कि ये सुप्रीम कोर्ट जज ही होना चाहिए बोल के, कहीं पे नहीं है. तो 3 को निकाल दो, बचा ऑप्शन 1 एंड 2. और वैसे एनसीएसटी के बारे में कुछ जानना है तो दिस इज एक्चुअली मतलब
फ्रॉम आर्टिकल 338A इसके हिसाब से बनाया था। पहले सिर्फ 338 में दिया था कि NC-SC एंड NC-ST का था, उसको 2003 में NC-SC और NC-ST दो सेपरेट बॉडीज बन गए थे। ऑलराइट, एंड देयर आर टोटल chairperson, a vice chairperson एंड 3 फुल टाइम मेंबर्स, और इसमें एक फीमेल है। ऑलराइट, और ये 5 साल तक रहते हैं। सॉरी, नॉट 5 साल, ये 3 साल तक रहते हैं, 3 साल तक। और ये जो ये सब अपॉइंटमेंट वगैरह प्रेसिडेंट बाय अंडर हिज वारंट, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, मतलब खुद साइन करते हैं प्रेसिडेंट। ऑलराइट, तो ये इंफॉर्मेशन है। चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 32। Consider the following statements. The Constitution makes it binding on the central and the state government to consult the National Commission for Backward Class on every policy matter affecting the socially and educationally backward class. यार एवरी पॉलिसी मैटर मतलब इन लोगों को भी पूरा पावर देने के जैसे हो जाएगा। एवरी पॉलिसी मैटर नहीं, मेजर पॉलिसी मैटर्स वगैरह हो सकता था, तो वर्डिंग्स में खेल रहे हैं, गलत है ये मेजर होना चाहिए। तो चलो लेट्स गो टू सेकंड ऑप्शन। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू प्रिपेयर देयर ओन लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अभी ये भी ये चल सकता है, तो आंसर इज सिर्फ बी। ये एक्चुअली मतलब स्टेट्स स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वगैरह उनका ओन लिस्ट बना सकते हैं। ये 100 हाँ, पहले एनसीबीसी के बारे में डिस्कस करना है। एनसीबीसी बना 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। ऑलराइट, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया 338 बी में। अभी अभी 338 ऊपर के क्वेश्चन में 338 ए के बारे में सोचे थे ना, NC-SC NC-ST के बारे में, अब 338 बी को बारे में आ गया। ऑलराइट, और इस 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फिर से इसके ऊपर आ गया, विच एग्जेम्प्ट्स द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की, मतलब एग्जेम्प्ट्स नहीं, उनको बोलते हैं कि आप अपना खुद सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास बना सकते हो। ऑलराइट, तो वो सब हो गया है। चलो, प्रेसिडेंट ही वो सब को मतलब फाइनल कॉल प्रेसिडेंट का ही रहता है। मतलब प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू नोटिफाई द लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस फॉर एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर ऑल ऑफ इट्स पर्पसेस। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 33। Which of the following is the largest committee of the parliament? Largest committee of the parliament कौन सा है भाई? It's actually committee on estimates, which is also called as a continuous economy committee. Continuous economy committee. This committee on estimates 1921 में भी चलता था, और 1950 में जॉन मथाई, जो कि तब के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको कंटिन्यूएशन करने को बोला। जॉन मथाई, ऑलराइट, तब के फाइनेंस मिनिस्टर। ये इसमें 30 मेंबर्स रहते हैं, और 30 के 30 भी लोकसभा से ही चुने रहते हैं, और ये 30 के 30 हर साल चेंज हुए रहते हैं। ऑलराइट, और ये कमिटी ऑन एस्टिमेट्स पहले मतलब 1950 में वगैरह ये सिर्फ 25 मेंबर्स का हुआ करता था, लेकिन 1956 में ये 25 मेंबर्स से 30 मेंबर्स हो गया। हर साल चेंज होता रहता है, और इनडायरेक्टली बजट के लिए सब यही प्रिपेयर करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं प्रिपेयर करने के लिए, डाटा वगैरह करना, मतलब सिर्फ डाटा वगैरह करना ही नहीं, इनपुट्स देना, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, वैसे वैसे। तो हाँ, it is committee on estimates. Let's go to question number 34. Which of the following is the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual forest right or community forest right under the Forest Rights Act 2006? यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में ज़्यादा तवज्जो दिया था, और दिस
इज डन बाय ग्राम सभा। ग्राम सभा के पास ये पावर अथॉरिटी है कि वो नेचुरल राइट या इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट हो, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट हो, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ग्राम सभा के पास है। ऑलराइट, तो चलो, हाँ, अगर उसके बारे में थोड़ा मतलब ये फॉरेस्ट राइट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जाना है तो वो बताता है कि 4 टाइप्स ऑफ राइट्स दिया गया है। पहला टाइप कि अगर कोई खेत में हल मतलब फॉरेस्ट लैंड में ही इज ऑलरेडी डूइंग एग्रीकल्चर, देन उस एग्रीकल्चर 4 हेक्टर उस बंदे को दे देंगे। ऑलराइट, मैक्सिमम 4 हेक्टर राइट ऑफ ओनरशिप टू लैंड फार्म्ड बाय द ट्राइबल्स। और ये सिर्फ कल्टीवेशन के लिए और किसी दूसरे पर्पसेस के लिए नहीं कि 4 हेक्टर ले लिए और चलो रिजॉर्ट बना देंगे, नहीं, ऐसे नहीं। 4 हेक्टर दिए हैं, पहले कल्टीवेशन करते थे इसलिए आपके नाम से 4 हेक्टर दे रहे हैं, तो आप अभी भी कल्टीवेशन ही करना और कुछ दूसरा काम नहीं करना। तो पहला वो हो गया। दूसरा दूसरा राइट है एक्सट्रैक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ऑलराइट, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हनी होगा, छोटा छोटा लकड़ी होगा, वो सब आ जाते हैं, ट्विग्स, कुछ सब कुछ। और फिर डेवलपमेंट और रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स, मतलब कोई डैम वगैरह बन रहा है तो यहाँ पे वगैरह सबमर्ज हो जाएंगे तो उनके लिए राइट्स वगैरह मिलना वो भी आ जाता है। और फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स भी उन्हीं के मतलब उनके लिए ही बनाया है। तो यस, दैट्स द इंफॉर्मेशन देयर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 35। Which of the following tribal areas and their associated states are correctly matched? All right, तो ये इनडायरेक्टली सारा ऑलमोस्ट सारे के सारे 6th शेड्यूल के जैसे दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलो लेट्स सी। चकमा डिस्ट्रिक्ट इज फ्रॉम मिजोरम, दैट इज ट्रू। चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट ये स्टेट ऑफ मिजोरम में ही आता है और ये 6th शेड्यूल में से ही मतलब फॉर्म हुआ है चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। और ये बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से बॉर्डर जुड़ता है। ऑलराइट, चकमा डिस्ट्रिक्ट। करबी आरलोंग डिस्ट्रिक्ट जो है ये त्रिपुरा में नहीं है, करबी आरलोंग इज इन आसाम। यहाँ पे बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं जैसे कि कुकी, दिमास, गारो, रेंगमा, नागा, तिवी, कार्बी, बहुत सारे लोग हैं और ये भी 6th शेड्यूल से ही है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है। ऑलराइट, तो ये आसाम से ही है। बस स्टेट के बारे में पूछा है, ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हाँ, वी एक्चुअली नीड दैट। जयंतिया डिस्ट्रिक्ट हिल्स, गारो खासी जयंतिया नाम तो सुना होगा, मेघालय में ही आता है ना, ट्रू। एंड ये भी 1972 में ही इनको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का दर्जा दे दिया था। एंड मारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर, मारा डिस्ट्रिक्ट इज नॉट फ्रॉम मणिपुर, rather Mara district is from Mizoram. Mara district, Mara autonomous district council, ये भी वन ऑफ द 3 autonomous district council है मिजोरम का। तो टोटल मिजोरम में 3 autonomous district council है, उनमें से एक मारा है। ऑलराइट, ये सदर्न टिप ऑफ मिजोरम में है तो ऑब्वियसली म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो चलो, इसका आंसर क्या हो गया, 1 और 3, 1 और 3। तो let's go to the next option, that is 30, next question 36। एनजीटी के बारे में पूछ रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। what does it says? NGT was enacted in consonance with which of the following provisions of the Constitution of India? Right to healthy environment constructed as a part of right to life under Article 21। ट्रू, एनवायरमेंट सही है तो ही लाइफ सही रहेगा ना, सिंपल है। Let's go to second option. Provision for grants for raising the level of administration in the scheduled areas for welfare of scheduled tribes। SC ST कहाँ से आएगा यहाँ पे, एनवायरमेंट की बात हो रही है। गलत है। पावर एंड फंक्शन ऑफ ग्राम सभा मेंशन्ड इन आर्टिकल 2, फिर से यार एनवायरमेंट के बारे में बात होता है यहाँ पे, ग्राम सभा वाम सभा नहीं आता इस एरिया में, तो ये दोनों निकाल दो।
कंफ्यूज करने के लिए दे रहते हैं, आइडियल स्ट्रांग होने चाहिए हमारे। चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल लैंग्वेजेस? KGF2 को ऐड करो, माइनस हिंदी प्लस संस्कृत प्लस उड़िया, आंसर मिल गया। ऑलराइट, हिंदी को निकालना है, हिंदी के बारे में पूछा नहीं है, संस्कृत को ऐड करना है, तमिल इज देयर, मराठी नहीं है, तो आंसर हो गया। KGF2 मराठी में रिलीज नहीं हुआ है ना हमने पहले भी डिस्कस किया था ना इसके बारे में। तो अब आंसर अगर 3 को निकाल दिए तो आंसर बन गया डी। तो चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन। अगर इसके बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन चाहिए, तमिल जो है, तमिल इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज इन 2004, संस्कृत को 2005 में किए, और तेलुगु तेलुगु जो है इसको 2008 में किए थे, और कन्नड़ा, तेलुगु और कन्नड़ा दोनों को 2008 में ही किए थे, मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में। तो हो गया, 6 हो गए ना। तो हाँ, ओल्डेस्ट लैंग्वेज मतलब बहुत ही पुराने ज़माने से, क्लासिकल मतलब पुराना, लेकिन क्लासिक क्लासिक है यार, मत पुराना है लेकिन बहुत सही है, उस टाइप का लैंग्वेज। तो ये सारे उस कैटेगरी में आ जाते हैं। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर, कौन सा है, 38। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू minorities in India. The Constitution of India recognizes both religious and linguistic minorities. Of course, it does. And the language for the linguistic minority group need not be the one of the languages mentioned in the 8th schedule of the Constitution. हाँ, ये भी सही है। मतलब 8th शेड्यूल में हालांकि दिया है कि 14 से 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, लेकिन सोचो कि अभी एक कंट्री में यहाँ पे बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे कोई दूसरा लैंग्वेज बोलते हैं और वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है, लेकिन उसके प्रोटेक्शन के लिए भी हमारे देश में राइट्स दिए जाते हैं। तो यस, बोथ आर ट्रू, आंसर इज बोथ 1 एज वेल एज 2। वैसे पहले पहला वाला जो है, मतलब रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, डायरेक्टली आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 बता देता है। आर्टिकल 30 इज जस्ट कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29 इट इज बोथ रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, वो दोनों को होता है इनडायरेक्टली। और दूसरा तो अभी अभी देख लिया, दोनों सही है। चलो लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 39। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with reference to the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli. Alright. Before independence, Dadra and Nagar Haveli was ruled by French. नहीं 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 नहीं, यहाँ पे पौंडीचेरी पुडुचेरी पोर्तुगीज बोलते हैं ज्यादातर लोग, फ्रेंच नहीं बोलते। पोर्तुगीज इज द मेजर लैंग्वेज दैट इज स्पोकन। ये 1954 तक यहीं पे लिबरेटेड थे, और फिर बाद में 1961 से हमारे पास आ गए। तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैरिड आउट बाय द पीपल देमसेल्व्स फ्रॉम 1954 टू 1961, और उसके बाद हमने ले लिया। और ऐसे पोर्तुगीज आए कब थे यहाँ पे, 1779। 1779 से 1954 तक पोर्तुगीज ने रूल किया, और 1954 से 1954 को हमने उनको मतलब पोर्तुगीज लिबरेट हो गए यहाँ से, और फिर 1954 से 61 के बाद हमारे साथ जुड़ गए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961। हाँ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन वही बताता है ना। 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 इनकॉर्पोरेटेड दादर एंड नागर हवेली एज द यूनियन टेरिटरी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज ट्रू। सेकंड ऑप्शन ट्रू है, और फर्स्ट ऑप्शन गलत है, क्योंकि इट इज नॉट फ्रेंच, इट इज पोर्तुगीज। तो आंसर इज ओनली बी।
Let's go to question number 40. Consider the following statements with reference to 97th Constitutional Amendment Act. 97th Constitutional Amendment Act क्या बोलता है? 97th Constitutional Amendment Act DPSP कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में है ना. तो चलो लेट्स सी द statements. It added a new directive principle of the state policy on promotion of cooperative societies. True. It added a new part 11A in the part 9A of the Constitution. Yeah, part 9A of the Constitution is not with respect to cooperative societies. Rather, part 9B is with respect to the cooperative societies. पार्ट 9 है किसका है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. हाँ. और लेट्स गो कमिंग ऑन टू ऑप्शन नंबर 3. It made the right to form cooperative societies a fundamental right under Article 19 of the Indian Constitution, which is true. आंसर बन गया 1 और 3, राइट. तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. Consider the following statements with reference to pressure groups in India. Pressure groups पहले भी देखे थे. प्रेशर ग्रुप्स को न्यूज़ को लगा लो, एनजीओ को लगा लो, हाँ बस पता चल जाएगा. A pressure group is a group of people who are organized actively for the promoting and defending their common interest. सही है. The pressure group influence the policy making and policy implementation in the government through legal and legitimate methods. सही है. Business groups, trade unions, agrarian groups, professional groups are a part of pressure groups in India. ये भी सही है. सिर्फ न्यूज़ और एनजीओ ही नहीं, बिजनेस ग्रुप्स, ट्रेड यूनियंस, एग्रेरियन ग्रुप्स. अभी अभी किसान आंदोलन का चल रहा था ना. हालांकि बाद में पता चला कि सिर्फ 13% लोग ही उसके अपोजिट थे, बाकी की 87% लोग उसके फेवर में थे. सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज भी किया था डाटा. चलो छोड़ो, पता चल गया ना आंसर. आंसर है इसका all of the above. And then let's go to question number 42. Which of the following states of India are included under the Inner Line Permit, ILP? इनर लाइन परमिट जो सिस्टम है ना, ये एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था इनडायरेक्टली. मतलब बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर्स Regulation Act of 1873. This was introduced by them. Why was it introduced by them? ये क्या था कि जब ब्रिटिशर्स आए ना हमारे यहाँ पे बंगाल में, बहुत सारा फॉरेस्ट था यार. उनको इतना सारा फॉरेस्ट, इतना सारा वुड ना देख के, मतलब वो रहता है ना ग्रीड, मुंह से पानी आने लग गए थे उनको ना, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को देख के. तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हमें बहुत सारा टिम्बर चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो कोई दूसरे, मतलब रिवोल्ट वगैरह बहुत बाहर से भी चल रहे थे, और अगर वो भी इनके साथ मिलजुल गए या फॉरेनर्स भी इनके साथ आ गए तो हमको दिक्कत आ जाएगी ये सारा प्लंडर करने के लिए. तो उन्होंने इसके लिए बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर्स रेगुलेशन एक्ट 1873 बना दिया, जो कि इनडायरेक्टली अभी इनर लाइन परमिट बोल के बोलते हैं. तो ये क्या है कि नॉन नेटिव्स जो रहते हैं ना, कि अभी इंडिया में यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न में और बाकी के स्टेट से जो भी लोग रहते हैं, अगर उनको नॉर्थ ईस्ट में जाना होता है तो उनको आईएलपी परमिट लेना चाहिए. और ये आईएलपी परमिट चाहे तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं या इन पर्सन भी ले सकते हैं. और ये आईएलपी परमिट इज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट. इट इज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन आईएलपी करने के लिए परमिट, मतलब ये आईएलपी ये स्टेट गवर्नमेंट दे सकता है बोल के पार्लियामेंट बोलेगा, लेकिन पर्सन, एक एक पर्सन को आईएलपी चाहिए या नहीं, सिर्फ उसका स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा. ऑलराइट. तो चलो पहले देखते हैं आईएलपी कहाँ कहाँ पे है.
तो let's see. First option, अरुणाचल प्रदेश. It does come in northeast. ट्राइबल ग्रुप्स भी है, उनका कल्चर भी डिफरेंट है, उनको प्रोटेक्शन भी करना है. यस, इट इज ट्रू. एंड देन सिक्किम. पीछे से भी चालू करेंगे ना. सिक्किम. सिक्किम बना दार्जिलिंग. सिक्किम याद आने से एकदम से हमें 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद आना चाहिए, जो कि उसी एक्ट से तो सिक्किम को हमारे अंदर स्टेटहुड का दर्जा मिल गया था ना यार. पहले डायरेक्ट मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, सिक्किम वाज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री, बट सून इवेंचुअली इट डिड इंटीग्रेट बाय दिस. तो उस टाइम पे तो सिक्किम को आईएलपी नहीं दिए होंगे. उस हिसाब से अगर हम सिक्किम निकाल दिए फिफ्थ ऑप्शन, तो ठाक ठाक बचे एक दो चार, एक तीन चार. एक चार कॉमन है, तो एक चार कॉमन है बोले तो अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर विल हैव आईएलपी. तो बचे हमारा लद्दाख और मिजोरम. यार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए तो आईएलपी परमिट है, लद्दाख के लिए कहाँ पे आईएलपी परमिट होगा. तो मिजोरम आंसर है. तो 1 3 4 आर द करेक्ट ऑप्शंस. और वैसे डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, मतलब अभी फिलहाल सिक्किम को छोड़ दो, तो बाकी के जो मतलब सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास आईएलपी परमिट नहीं है. ऑल राइट, ओनली 4 स्टेट्स हैव दैट, एंड दे आर अरुणाचल, मिजो, मणि एंड नागालैंड. Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, and Nagaland are the 4 states which have ILP. So 1, 3, and 4, third option is the correct option. Let's go to question number 43. Alright, what does it ask? National Integration Council. Do not confuse this with uh, Interstate Council. Alright, National Integration Council is different, Interstate Council is different. Alright, let's see. National Integration Council was constituted in 1961. एक सेकेंड, यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट, वो भी तो देखा रहता है यार. इनकरेक्ट पूछा है. राइट, तो लेट्स सी. National Integration Council was constituted in 1961. This is actually true. It was constituted in 1961 under the chairmanship of Jawaharlal Nehru. First, Jawaharlal Nehru. तो चलो, second option, it is chaired by Home Minister of India. गलत, it is chaired by the Prime Minister of India. यार जवाहरलाल नेहरू होम मिनिस्टर है क्या? आइडिया लगा लो ना यार. तो हाँ. और थर्ड ऑप्शन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 263 टू अफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट. अभी अभी तो हमने डिस्कस किया था, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को इंटर स्टेट काउंसिल से डिफरेंशिएट करना चाहिए. इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263 टॉक्स अबाउट इंटर स्टेट काउंसिल. ऑलराइट, ये कंप्लीटली डिफरेंट है. इंटर स्टेट काउंसिल वो प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश करता है स्टेट्स और सेंटर और स्टेट्स को आपस में मिलजुलने के लिए. लेकिन नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इज नॉट दैट. ऑलराइट, तो दिस इज एक्चुअली एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. लिख लेता हूँ, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इम्पोर्टेंट. ऑलराइट, and it is not chaired by the home minister, it is chaired by the PM. लेकिन सेंट्रल होम मिनिस्टर रहते हैं, सारे चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स और 7 पॉलिटिकल पार्टीज, यूजीसी के चेयरमैन, कमिश्नर फॉर SC/STs, वो सब उसके मेंबर रहते हैं. एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ये गलत है, ये गलत है, पूछा है हमें इनकरेक्ट, तो 2 and 3 विल बी द आंसर, दैट इज बी. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 44. With reference to President's powers over the Union territories mentioned in the Constitution, consider the following. Alright. So, President's powers, Union territories. The President can make regulation for peace, progress, and good governance. Yes. In Andaman and Nicobar. Yes. Nahin. Daman and Diu, he can. Andaman and Nicobar, he can. Lakshadweep, he can. बट दिल्ली में नहीं. देख सकते हो ना, केजरीवाल है.
दिल्ली में नहीं है, पहला वाला गलत है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेंटेंस। पूरा डिटेल में पढ़ना रहता है हम सब लोगों को, फटाफट लास्ट मोमेंट में जब भी पेपर रहता है। कैसा होता है कि हम सोचो 50% ऑफ द पेपर पूरे हिसाब से फुल कंसंट्रेशन से किए हैं, और बाकी का अगर 50% छोड़ो, बाकी का इवन 30% भी हम जल्दबाजी में फास्ट करते बैठ गए ना, तो भाई बहुत नुकसान हो जाएगा। वो लोग उसी के लिए लगाए रहते हैं, लास्ट 30 क्वेश्चन में पता नहीं क्यों ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे रहते हैं वर्ड में, और हम वर्ड बाय वर्ड अगर पढ़ते नहीं है, टाइम का कंजम्पशन कम कम रहता है तो मिस हो जाता है। तो आंसर हम अगर इसको डाल दिए होते कि दिल्ली भी है, चाहे तो हमें पूरा पता भी हो, बट स्टिल वी वुड मेक द सेम मिस्टेक। वी शुडंट मेक दिस मिस्टेक। ऑलराइट, ऑलराइट, दिस इज, ये तो गलत है। तो बच्चा second option, a regulation made by the president can repeal or amend any act of the parliament in relation to the union territory of Lakshadweep. This is true। ये प्रेसिडेंट का रेगुलेशन रहता है, वो पर पहले पार्लियामेंट का एक्ट, मतलब पार्लियामेंट ने जो एक्ट किया है वो पार्लियामेंट खुद अपने एक्ट को निकाल रहा है ना, वैसे वैसे बता रहा है। तो हाँ, वो हो सकता है। कोई हायर हायर अथॉरिटी नहीं है, मतलब पार्लियामेंट इटसेल्फ इज रिप्लेसिंग पार्लियामेंट, दैट इज ट्रू। तो ऑप्शन इज बी। And so let's go to question number 45. All right. With reference to Special Officer for Linguistic Minorities, consider the following. Special Officer for Linguistic Minorities वो 1956 का 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होने के बाद आया था, 350B। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, अगर ये वर्ड आ गया ना, तो हमको झट से आर्टिकल 350B याद आना चाहिए। ऑलराइट, मतलब नंबर आ गया तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो चलो, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। यार, इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑलराइट, इतना सारा वायलेंस, हिंसा, ये सब हुआ था उस टाइम पे, तो ये हो पाना थोड़ा मुश्किल ही है। ऑलराइट, ये एक्चुअली हुआ था 1956 में। ओके, वो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हुआ था ना 1953, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 टू 55, यहाँ पे रिकमेंडेशन किया था, और वो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1956 में स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का दर्जा दे दिया था, विच इज आर्टिकल 350 क्लॉज बी ऑफ पार्ट 17। ओके, पार्ट 17। एंड देन व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज, मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था। और दूसरा ऑप्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द क्वालिफिकेशंस, टेन्योर एंड सैलरीज फॉर द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ऑफ कोर्स यार, बाद में बनाया है, उसको अपडेट थोड़ी करते रहेंगे। ये ये कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई नहीं करता है, लेकिन हाँ, इनके ड्यूटीज बताता है कि इनको इन्वेस्टिगेट करना रहता है, जो एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीडब्ल्यू, मतलब ऑलमोस्ट सेम, मतलब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन माइनॉरिटीज वैसा जो रहता है ना, सेम रहता है कि उनको सेफ गार्ड्स करना है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का ये करना रहता है, वगैरह सब है। तो हाँ, ये सही है, ये गलत है। आंसर इसका 2 है। Coming on to question number 46. Consider the following phrase regarding administration of Union Territories. Lieutenant Governor of Puducherry is true, पुडुचेरी ही बोलते हैं, लेकिन ये चीफ कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर, ये दोनों गलत है। क्योंकि पुडुचेरी हो, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर किन किन को बोलते हैं, पुडुचेरी को बोलते हैं एलजी, दिल्ली दिल्ली में एलजी है, अंडमान एंड निकोबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जम्मू एंड कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना, एडमिनिस्ट्रेटर फिलहाल वो है चंडीगढ़ में। एडमिनिस्ट्रेटर, लेफ्टिनेंट गवर्नर इन चंडीगढ़ नहीं सुना होगा न्यूज़ में, एडमिनिस्ट्रेटर इन चंडीगढ़ बोल के सुना होगा। दादरा एंड नागर हवेली में, दमन एंड दीव में, ऑलराइट, और लक्षद्वीप में।
लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर है, अंडमान एंड निकोबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ऑलराइट, तो चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 47। Which of the following initiatives are launched by the government of India primarily for the welfare of tribal people? This is very important. Only tribal people. All right. Let's go to the first option. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। क्या जन विकास कार्यक्रम तो माइनॉरिटी के लिए है ना, माइनॉरिटी, इट्स नॉट जस्ट ट्राइबल, सबके लिए। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, इट टॉक्स अबाउट एजुकेशन, इट टॉक्स अबाउट हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटी को डेवलप करना है इनके जरिए से। ऑलराइट, तो ये फिलहाल ट्राइबल पीपल के लिए ही नहीं है, प्राइमरीली फॉर ट्राइबल पीपल पूछा है, तो एक निकाल दिए ना तो झटाझट आंसर आ जाएगा हमको 2 3 4 5। Ekalabya Model Residential School, this is true because this was also started in 1997 1978 primarily for ST children। ST children जहाँ पे मतलब एक शहर है उसमें 50% से ज़्यादा अगर ST लोग हैं और वहाँ पे लिटरेसी मतलब कम है तो ऑब्वियसली वहाँ पे यस एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल लग जाएगा। तो हाँ, और संकल्प से सिद्धि इनिशिएटिव इज नथिंग बट मिशन वंदन। मिशन वंदन ये ट्राइफेड है, ट्राइफेड इनके साथ मिलके ये स्कीम्स लॉन्च करते हैं। ऑलराइट, कि चाहे वन धन विकास केंद्र हो जाए, हट बाजार हो जाए, मिनी ट्राई फूड यूनिट्स हो जाए, ट्राई फूड पार्क्स हो जाए, स्फूर्ति स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज क्लस्टर्स, ट्राइब्स इंडिया, ई कॉमर्स, इन संकल्प से सिद्धि को हमारे इनके जो जो प्रोडक्ट्स है वो भी अमेजोन में आ सकते हैं, वो सब संकल्प से सिद्धि में आ जाता है। ओके, और वन बंधु कल्याण योजना, वन बंधु नाम से ही पता चल जाएगा, वन बंधु, वन वन मतलब फॉरेस्ट, बंधु फॉरेस्ट में रहने वाले लोग यूजुअली ट्राइबल्स रहते हैं, कल्याण योजना उनका कल्याण हो। ऑलराइट, it is nothing but it talks about वन बंधु कल्याण योजना talks about converging several central and state schemes। सेंट्रल के थोड़े स्कीम्स रहते हैं, स्टेट के थोड़े स्कीम्स रहते हैं, सारे स्कीम्स को कन्वर्ज करके उनका कल्याण करना है। ऑलराइट, सिंपल। और ट्राईफूड स्कीम अभी अभी देखे थे ना, इसमें इसमें इसे आ जाता है ट्राईफूड। ट्राईफूड इज नथिंग बट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राईफेड, ये और फूड प्रोसेसिंग सब मिल के ना, ये जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह होता है ना उनको टर्शरी वैल्यू, TIRTI टर्शरी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। मतलब हनी है, हनी को पैक करके बेचते हैं, पैकिंग का टर्शरी वैल्यू। नहीं तो छोड़ो वो वैसा नहीं। सोचो तुलसी है, तुलसी का प्लांट है, या कोई मशरूम है। ऑलराइट, मशरूम है, ये वन में ग्रो होता है और ये ट्राइबल्स मतलब, हाँ ये ट्राइबल है, ये मशरूम है और ये वन में वो मतलब फॉरेस्ट में ग्रो होता है और ये इसको कलेक्ट करते हैं। और अगर ये इसको कलेक्ट किया और इसके बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ट्राई फूड, ट्राईफेड और फूड प्रोसेसिंग क्या करता है, इसको ना प्रोसेस करता है। चाहे तो इसका पूरा वाटर कंटेंट निकाल के ड्राई करके इसको एक्सपोर्ट करता है, नहीं तो इसको डिस्टिलेशन करके और उसके मेडिसिनल पर्पसेस निकाल के कुछ कर सकता है, ऐसे उस टाइप के टर्शियरी वैल्यूज। ऑलराइट, दैट इज ट्राईफूड स्कीम। तो पहला निकालो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच। आंसर इज 2 3 4 5, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 48 विद रेफरेंस टू एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस अभी तो फिलहाल एंग्लो इंडियंस नहीं है, मतलब वो उसी के ऊपर रहेगा ना। द टर्म एंग्लो इंडियन इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज गलत। अरे यार उनके लिए रिजर्वेशन था, दो लोग नॉमिनेट करते थे, प्रेसिडेंट, इवन गवर्नर भी नॉमिनेट करते थे, अभी तो निकाल दिए हैं। वो कैसे हो सकता है कि एंग्लो इंडियंस का कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है बोल के दर्जा। दिस एंग्लो इंडियंस was even mentioned in 366 clause 2। ऑलराइट, 366 clause 2 में डिफाइन करते हैं कि अगर लड़की छोड़ो, मतलब मेल पुरुष कोई यूरोपियन हो और उसका वंशज जो अभी फिलहाल इंडिया में ही रह रहा है, चाहे तो मतलब वापस यूरोप नहीं गया, इंडिपेंडेंस के बाद यहीं पे रह रहा है, तो उसको एंग्लो इंडियन बोला जाता है। ऑलराइट,
तो what does the second option say? The 101st Constitutional Amendment Act removed the provision. अरे नहीं नहीं नहीं, गलत है. 101st Constitutional Amendment Act talks about GST, Goods and Service Tax. एक्चुअली ना क्या होता था पता है कि एंग्लो इंडियंस का जब टर्म आया था तो उनको रिजर्वेशन देते थे, जैसे कि एस सी एस टी को रिजर्वेशन देते हैं, जैसे कि वुमेन को फिलहाल रिजर्वेशन देते हैं. जब भी रिजर्वेशन का काम आता है, परमानेंट रिजर्वेशन नहीं रहता. रिजर्वेशन इज ऑलवेज गिवन फॉर अ टाइम पीरियड, कि उस टाइम पीरियड तक उनको उत्थान करो और फिर बाद में उसका रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, हम निकाल देंगे, वैसे रहता है. तो हर 10-10 साल में ना ये एंग्लो इंडियंस को भी रिजर्वेशन दिया करते थे हम लोग. ऑलराइट. लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 2020 में ये जो एंग्लो इंडियंस का दो रिजर्वेशन रहता है ना, मतलब दो लोगों को नॉमिनेट करने वाला ये रिजर्वेशन फैसिलिटी हमने एबॉलिश कर दिया. अब से उनका उनका रिजर्वेशन नहीं है. ऑलराइट. दैट इज व्हाट इट इज. एंड देन एवरी 10 ईयर, मतलब ये जो रिजर्वेशन है हर 10 साल में रहता है. और पहले ये मतलब ये 331 जो है, आर्टिकल 331, 333, 331 प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करना रहता है एंग्लो इंडियंस को. 333 गवर्नर को नॉमिनेट करना है एंग्लो इंडियंस को. ये सब था. ये सब प्रोविजन निकाल दिया है अभी. ऑलराइट. मतलब 10 साल एक्सटेंड नहीं किए. 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक्सटेंड नहीं किया. ओके. तो चलो, let's go to question number 49. With reference to special provisions for some states given in part 21 of the constitution, separate development boards are provided for which of the following regions? All right. ये यार रट्टा होना चाहिए. वो उतना डिफिकल्ट भी नहीं है. विदर्भा, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, ये एक्चुअली दिस इज ट्रू. वन इज ट्रू. Saurashtra, Kutch and rest of the Gujarat is true. Hyderabad and Karnataka regions is also true. Actually ना ये जो जो पार्ट 21 में स्पेशल प्रोविजंस वगैरह जो है ना, दिस स्पेशल प्रोविजंस इज गिवन टू सच प्लेसेस वेयर बहुत ही इकोनॉमी बहुत लो है, यहाँ वहाँ पे पानी का बहुत स्केर्सिटी है, डेवलपमेंट बहुत कम है, लिटरेसी का लेवल बहुत प्रॉब्लम है. उस टाइप में ये 21 आ जाता है. ऑलराइट. और नागा हिल्स एंड तुनसिंग एरिया जो है, दिस वाज आल्सो, मतलब ये जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर करता है. मतलब ये स्पेशल प्रोविजंस फॉर नागालैंड है, नागालैंड, लेकिन पार्ट 21 में नहीं आएगा ये. ऑलराइट. तो आंसर इज सिर्फ 1, 2 एंड सॉरी, हाँ, आंसर इज सिर्फ 1, 2 एंड 3. कहाँ पे? ओके, 1, 2 एंड 3. So let's go to the final question. 50th option. Consider the following statements. President is mandated to appoint a commission every 5 years to report on the administration of scheduled areas. गलत जवाब. एवरी 5 ईयर नहीं, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 10 साल के अंदर अंदर कंपल्सरीली he has to appoint such a commission to inquire the administration of the scheduled areas. All right, 10 years, it's not 5 years. तो पहला वाला गलत हो गया. द सेकंड ऑप्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट देयर मस्ट बी अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. ये जरा उल्टा उटांग पटांग सा लग रहा है. अब देखो, मतलब अगर सोचो कि हमें आंसर पता नहीं है, ऑलराइट, ये तो जाना पड़ेगा क्योंकि एवरी 5 इयर्स ये फैक्चुअल है, ये 5 नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के बाद कंपल्सरीली आफ्टर 10 इयर्स के बाद होना ही है. रिजर्वेशन भी 10 साल तक रहता है. वैसे 10 साल का एटीट्यूड लगा के जा सकते हो. लेकिन अगर ये सोचो कि पता ना है, तो ना जब इंडिपेंडेंस हुआ था ना, हाँ माना कि सब तरफ ट्राइबल थे, लेकिन यार राजपूत स्टेट्स थे, थोड़े थोड़े स्टेट्स में, मतलब पूरा ट्राइबल नहीं था. अब कहाँ पे सारे स्टेट्स में ट्राइबल मिनिस्टर्स को बोलेंगे.
तो वैसे सोच के हम इसको भी गलत कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आंसर दोनों गलत है, पूछा इनकरेक्ट आंसर। लेकिन अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, तो एक्चुअली आर्टिकल 164 में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट करना है। कौन से स्टेट में? ओनली इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा। ऑलराइट, तो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। तो देयर टेस्ट 8 खत्म हो गया, टेस्ट 9 भी जल्दी जल्दी आ जाएगा, विद इन सम विद इन 24 आवर्स। फटाफट सभी खत्म कर लेंगे। चलो ठीक है।